नमस्कार मित्रों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सब प्यारे मित्रों का स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने DLED प्रथम सेमेस्टर के पेपर 2 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के पार्ट 2 को लेकर के आया हूं, जिसमें दोस्तों आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्न नंबर 51 को, क्योंकि दोस्तों प्रश्न नंबर 50 तक मैं पार्ट 1 में करा चुका हूँ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। शिक्षण विधियों के प्रकार हैं। तो दोस्तों शिक्षण विधियों के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, वर्णन शिक्षण विधि, कहानी कथन शिक्षण विधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दोस्तों 52 नंबर, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन B.O. स्मिथ का है। अगला प्रश्न, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण में किया जाता है। दोस्तों आगमन विधि क्या होती है? एक ऐसी विधि जिसमें उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, जिसमें बच्चों को पहले बहुत सारे उदाहरण बताते हैं, उसके बाद उन सब का एक नियम बता देते हैं। जैसे अगर बच्चों को उदाहरण बताएं, पहले उसे चौक गिरा करके दिखाएं, फिर डस्टर गिरा करके दिखाएं, किताब गिरा करके दिखाएं, ऊपर कोई कंकड़ उठा लें उसे गिरा करके दिखाएं। ये सब उदाहरण बताने के बाद तब उसे बताएं कि बेटा ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो न्यूटन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आगमन विधि में पहले बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम की बात की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? तो दोस्तों विषय वस्तु की प्रकृति जो होती है वो श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है। अगला प्रश्न 55 नंबर, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो दोस्तों अभिभावक का कक्षा शिक्षण में कोई भी रोल नहीं होता, शिक्षक होता है, छात्र होता है और उसका पाठ्यक्रम होता है या पाठ्य वस्तु। अगला प्रश्न 56 नंबर, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण कौशल है? तो दोस्तों ये क्रियात्मक या क्रियाशीलता का शिक्षण है, क्योंकि इसमें अंत्याक्षरी में या काव्य पाठ में जो बच्चे होते हैं स्वयं सक्रिय होते हैं, ये क्रिया करते हैं, तो इसे क्रियाशीलता या क्रियापरक या करके सीखने का सिद्धांत कहेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 57 नंबर, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो दोस्तों इसे विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं, क्योंकि जो उदाहरण होते हैं वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं और जो नियम होते हैं वो गौण होते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर पहले उदाहरण बताएंगे, उसके बाद नियम बताएंगे। जैसे आगमन विधि में पहले उदाहरण बताते हैं फिर नियम बताते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो दोस्तों ये फ्रोबेल महोदय हैं, जिन्होंने खेल के माध्यम से या खेल खेल में शिक्षा के समर्थक थे। इन्होंने ही विद्यालय को या पाठशाला को उद्यान या बगीचा की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 59, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो दोस्तों यह वाद विवाद विधि में आता है। जब बच्चे आपस में वाद विवाद करते हैं, जब किसी टॉपिक को लेकर के उस पर चर्चा करते हैं, तो बच्चे अपने भाव और विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 60 नंबर, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं सोक्रेटिस। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 61 नंबर, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है? नहीं। ज़्यादा तीव्र गति से होगा? तब भी नहीं। अनेक व्यक्तियों के साथ हो और उसके साथ साथ उसका अर्थ भी स्पष्ट हो, तब संप्रेषण की प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावी होती है। अगला प्रश्न 62 नंबर, कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। तो दोस्तों जब कक्षों की कमी होती है तो शिक्षक बहुकक्षा शिक्षण को अपनाता है। जैसे किसी विद्यालय में 5 क्लास हैं और उसके बाद 2 रूम है या 3 रूम है, तो वो क्या करते हैं शिक्षक कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को एक साथ मतलब बहुकक्षा कर लेते हैं। बहुकक्षा का मतलब है किसी एक ही रूम में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को बैठाकर एक साथ शिक्षा देना। तो दोस्तों जब कक्षों की कमी होती है तो शिक्षक बहुकक्षा शिक्षण को अपनाता है।
अगला प्रश्न 63 नंबर, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? व्याख्यान कौशल के लिए, नियमन के लिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के लिए या पुनर्बलन के लिए। तो दोस्तों जैसे शाबाश, बहुत अच्छा किया, वाह बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो ये सभी क्या है? प्रशंसात्मक शब्द हैं जो बच्चों को पुनर्बलन देते हैं और आगे कुछ नया और अच्छा करने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों 64 नंबर, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। तो दोस्तों जब हम TLM टीचर लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जब यूज करते हैं तो इनसे बच्चे को सब चीज़ अच्छे से याद हो जाती है, उनका मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 65 नंबर, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? तो दोस्तों ये केवल दृश्य प्रकार का है। किस प्रकार का दोस्तों? केवल दृश्य प्रकार का है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? तो दोस्तों प्रकृति से प्राप्त कौन सा नहीं है? कंकड़ पत्थर प्रकृति में मिल जाते हैं, टहनियाँ पत्तियाँ ही प्रकृति की हैं, लेकिन मानचित्र प्रकृति प्राप्त नहीं है, इसे बनाया जाता है। अगला दोस्तों TLM का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 68 नंबर, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? तो दोस्तों इसमें पहले पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं, पहले पूर्ण की बात करते हैं, उसके बाद उसके एक एक भाग की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 69, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए, यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों ये ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, संश्लेषण विश्लेषण की ओर या कोई नहीं? तो दोस्तों ये ज्ञान प्राप्त करने वाली होगी। व्यक्त करना, बच्चा व्यक्त कैसे कर पाया जब आता नहीं है? संश्लेषण विश्लेषण यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसे ज्ञान प्राप्त करने वाली जो शिक्षण विधि है उसका या शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न 70 नंबर, गतिविधियों के प्रकार हैं, तो ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, तो ये सभी गतिविधियों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न 71 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों किसके लिए आवश्यक है? भाषा और गणित दोनों के लिए ही ये आवश्यक होता है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब होता है पहले कमियों का पता लगाएं, उपचार का मतलब होता है फिर उन कमियों को दूर करना। अगला प्रश्न दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए उपयोगी है। डाल्टन पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो डाल्टन पद्धति का जन्मदाता हेलेन पार्कहर्स्ट है। कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य स्वयं करके सीखने पर बल देना, ये इसका उद्देश्य है। अधिगम प्रभावी बनाना, ये भी उद्देश्य है। शारीरिक दंड को हटाना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, अधिगम क्या है? दोस्तों अधिगम क्या है? सीखने की प्रक्रिया है, सिखाने की प्रक्रिया है, या सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया दोनों है। अगला प्रश्न 76 नंबर, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो दोस्तों शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम ये किसने दिया था? ये जॉन ड्यूवी ने दिया था। किसने? जॉन ड्यूवी। कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों ये कथन रेमंड महोदय का है, जो ये कहते हैं शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन करते हैं, रेमंड जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, ये सभी। तो दोस्तों ये सभी शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षण के सूत्र कुल 11 हैं जो हार्वर्ड स्पेंसर ने दिए थे। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ क्या हैं? छात्रों की दुर्बलता व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण में ये सभी आती हैं। अगला प्रश्न 80 नंबर, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कौन से हैं? तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत क्या है? करके सीखना, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तो ये सभी
शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। भाई बच्चा करके सीखेगा या प्रेरित होगा तब सीखेगा, या उसका मन लगेगा, रुचि होगी उसकी किसी काम को करने में तब सीखेगा, तो ये सभी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न 81 नंबर, शिक्षण प्रविधियाँ हैं। तो दोस्तों शिक्षण प्रविधियाँ क्या हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि है, ये भी है, विवरण प्रविधि है, ये भी है, और वर्णन प्रविधि, ये सभी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न 82 नंबर, शिक्षण की नवीन विधियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों शिक्षण की नवीन विधियाँ बाल केंद्रित शिक्षण विधि और गतिविधि आधारित, बाल केंद्रित हो और गतिविधि आधारित हो, ये दोनों नवीन शिक्षण विधियाँ हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 83 नंबर, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया। तो पावलोव ने कुत्ते पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्ते पर। अगला प्रश्न 84 नंबर, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रेषण। संप्रेषण तभी सफल माना जाता है जब दो लोग वार्तालाप कर रहे हों और दोनों एक दूसरे की बात को सुन रहे हों और समझ रहे हों। अगर केवल सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं तो उसे सफल संप्रेषण नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न 85 नंबर, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। तो दोस्तों सूक्ष्म की ओर अगर जाना है तो स्थूल और सूक्ष्म शिक्षण है। स्थूल से सूक्ष्म शिक्षक, सूक्ष्म की ओर ये एक शिक्षण सूत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों 86 नंबर, किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन, दिशा, बोध और प्रोत्साहन है। तो दोस्तों ये कथन है बर्टन का। किसका, बर्टन का। अगला प्रश्न, किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। तो दोस्तों ये कथन रायबर्न का है। अगला प्रश्न, किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशित क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। ये गेज महोदय का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न 89, किसका कथन है यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर मैकेंटायर तथा व्हाइट का है। अगला प्रश्न, किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है। किसका कथन है कि जो शिक्षण अधिगम परिस्थिति है वो उसे विचारहीन व्यक्ति से लेकर के और उसे विचारपूर्ण बनाने तक की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये कथन विंग्स का है। किसका, विंग्स का। अगला प्रश्न 91 नंबर, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो कल्पना शक्ति का विकास कहानी के द्वारा किया जा सकता है। जब बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चे बाद में सोचते हैं कि उसकी जगह हम होते, काश में चिड़िया होती, काश में बंदर होता। तो इस तरह की बच्चे कल्पना करते हैं। तो कब, जब बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो कहानी के माध्यम से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पर्यटन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पर्यटन के प्रकार कौन से हैं, संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी पर्यटन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है। तो दोस्तों खेल विधि पर जो शिक्षण पद्धति आधारित है किंडरगार्टन है, डॉल्टन पद्धति है, मॉन्टेसरी। तो दोस्तों ये सभी की सभी खेल विधि पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।